नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो इतिहास का टॉपिक चल रहे थे दोस्तों, जिसमें चौहान प्रतिहार हमने शुरू कर रखा था, उसमें हमने दोस्तों जो उनकी उत्पत्ति के संबंध में पढ़ लिया था। किसके बारे में? चौहानों के बारे में। चौहानों के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, और इनकी उत्पत्ति से संबंधित हमने अध्ययन किया था कि उसके बाद में दोस्तों हमने जो प्रथम शासक है या संस्थापक या चौहानों का जो आदि पुरुष है उसके बारे में अध्ययन किया था, और उसका नाम था दोस्तों वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। और ये दोस्तों 551 ईस्वी के अंदर था। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी जो तैयारी है उसमें हमने क्या कुछ छोड़ रखा है। तो दोस्तों वासुदेव 551 ईस्वी में हुआ। फिर इसके बाद में जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख में दोस्तों कहा गया है, बिजोलिया शिलालेख में दोस्तों बताया गया है कि वासुदेव के एक वंशज था जो 817 ईस्वी में शासक बना था, और उसका दोस्तों नाम आता है सामंत। उसका नाम क्या आता है? सामंत आता है। और ये दोस्तों कब? तो 817 ईस्वी में कहते हैं कि सामंत के द्वारा चौहानों का राजवंश आगे बढ़ाया गया। लेकिन इस सामंत के बाद में दोस्तों अपने जो शासक हुए हैं उनके बारे में कहा गया है कि सामंत के बाद में जयराज नाम का शासक हुआ, और जयराज के बाद में दोस्तों विग्रह राज प्रथम हुआ। और इस विग्रह राज प्रथम के बाद में आपको दोस्तों ये क्रम अच्छी तरह से याद होगा, तभी चौहान वंश के बारे में अच्छी तरह से आप कर पाओगे। तो वासुदेव के बाद में सामंत, और सामंत के बाद में 3 नंबर जयराज, फिर विग्रह राज प्रथम है दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि विग्रह राज चतुर्थ है वो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है चौहानों में। लेकिन यहाँ पर अपना थोड़ा सा क्रम लेके चलेंगे, जिसमें विग्रह राज प्रथम, और विग्रह राज प्रथम के बाद में दोस्तों चंद्र राज, चंद्र राज प्रथम। कौन आएगा? चंद्र राज प्रथम आएगा। और दोस्तों इस चंद्र राज प्रथम के बाद में जो 6 नंबर शासक की बात करें अपने, तो दोस्तों वो आएंगे गोप राज या गोपेंद्र राज आएंगे। और गोपेंद्र राज के पुत्र हुआ, और उसका नाम था दोस्तों दुर्लभ राय। दुर्लभ राय, ये दोस्तों दुर्लभ राय है। इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये तो मैं क्रम से आपके सामने पढ़ रहे हैं। वासुदेव, जिसको चौहानों का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष कहा जाता है। उसके बाद में बिजोलिया शिलालेख के अंदर दोस्तों 817 ईस्वी में कहा गया है कि वासुदेव चौहान का एक वंशज था, जिसने 817 ईस्वी में चौहान वंश की गद्दी है जो हासिल की थी। उसके बाद में दोस्तों क्रम से कहते हैं जयराज हुआ, फिर विग्रह राज प्रथम हुआ, फिर चंद्र राज प्रथम हुआ। उसके बाद में दोस्तों गोपेंद्र राज हुआ। गोपेंद्र के राज के दोस्तों हुआ था दुर्लभ राज। इंपॉर्टेंट है किसकी दृष्टि से? क्योंकि दुर्लभ राज के समय दोस्तों अजमेर के अंदर, अजमेर या यहाँ पर सांभर भी आ सकता है, अजमेर या सांभर के चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह कि दुर्लभ राय है। इस दुर्लभ राय के समय अजमेर या जो सांभर है उसके चौहानों पर
पहली बार या प्रथम बार दोस्तों मुस्लिम आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। उसके बाद में और क्या याद होना चाहिए दोस्तों, तो ये आप साथ साथ में नोट कर लेना या वीडियो को दोबारा देख लेना दोस्तों। दुर्लभ राय के समय प्रतिहारों की बात करें दोस्तों, तो प्रतिहारों का एक शक्तिशाली शासक वत्स राज था। इसके समय प्रतिहारों का शासक कौन था? वत्स राज था। ताकि दुर्लभ राय है वो प्रतिहार शासक वत्स राज के सामंत हुआ करते थे। अब दोस्तों दुर्लभ राय के समय अजमेर व सागर के चौहानों पर मुसलमानों के द्वारा प्रथम आक्रमण किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान से याद रखना है। इसके बाद में अभी दोस्तों अपने बात करें कि दुर्लभ राय के बाद में आगे की बात करें तो इसी दुर्लभ राय के दोस्तों पुत्र हुआ और जिसका अपने 8 नंबर नाम देकर कहेंगे, उसका नाम था गोवक प्रथम। क्या नाम था? गोवक प्रथम था। और इस गोवक प्रथम के समकालीन दोस्तों प्रतिहार शासक वेरी इंपॉर्टेंट है, वो था दोस्तों नागभट्ट। कौन था? नागभट्ट सेकंड था। नागभट्ट सेकंड है वो दोस्तों गोवक प्रथम के समय, गोवक प्रथम के समय नागभट्ट सेकंड है वो प्रतिहारों का शासक था। और इस नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? इस गोवक को अपने राज दरबार में वीर की उपाधि प्रदान की थी। वीर की उपाधि प्रदान की थी। किसने? नागभट्ट द्वितीय के द्वारा गोवक प्रथम को वीर की उपाधि प्रदान की गई। और दोस्तों नागभट्ट सेकंड को आप प्रतिहारों के वीडियो देखना मेरे, उसके अंदर इसकी उपाधि एक थी कर्ण की उपाधि। और कर्ण की उपाधि इसलिए दी गई थी इसको क्योंकि ये कन्यादान और अन्य दान देने के कारण दोस्तों ये प्रसिद्ध था, इसलिए इसको क्या उपाधि दी गई? कर्ण की उपाधि दी गई। और इसने दोस्तों एक पुत्री को गोद लिया था जो जज्जक ऋषि की पुत्री थी। किसकी? जज्जक ऋषि की पुत्री थी और जिसका नाम आता है जाबाली। क्या नाम आता है? जाबाली नाम आता है दोस्तों। और इस जाबाली का विवाह भी किसके साथ में किया था? गोवक प्रथम के साथ में किया था। इस जाबाली की शादी दोस्तों नागभट्ट जो सेकंड है उसने गोवक से प्रथम के साथ में की थी। और साथ में इसको वीर की उपाधि प्रदान भी किसने की थी? नागभट्ट द्वितीय के द्वारा इसको वीर की उपाधि प्रदान की गई। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया तो एक बात ये भी नोट कर लेना कि दोस्तों गोवक प्रथम के द्वारा सीकर के अंदर हर्ष का मंदिर निर्माण शुरू हुआ। हर्ष का जो मंदिर है उसका निर्माण शुरू हुआ था। उसका निर्माण है दोस्तों क्या हुआ? शुरू हुआ था। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ ले कि चौहानों के देवता कौन हैं, तो दोस्तों चौहानों के जो देवता है वो देवता कौन है दोस्तों? हर्ष है। कौन है? हर्ष है, जिसकी शिव के रूप में पूजा की जाती है। जिसकी शिव के रूप में पूजा की जाती है। दोस्तों चौहानों की अगर अजमेर व सांबर के चौहानों की कुल देवी की बात करें अपने, तो शाकंभरी माता को कुल देवी कहते हैं सांबर और चौहान जो सांबर और अजमेर के चौहानों की। और यदि सीकर के चौहानों की कुल देवी की बात करें तो दोस्तों जीण माता को कहते हैं। और अगर हम बात करें जालोर के चौहानों की कुल देवी तो दोस्तों आशापुरा माता को कहा जाता है। ये दोस्तों आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब दुर्लभ राय के गोवक प्रथम हो गया। अब दोस्तों अपने कहानी शॉर्टकट नहीं पढ़नी है, अच्छी तरह से ऐसे याद करना है जो पेपर के अंदर पूछा जाता है उसी लेवल का याद करना है। तो दुर्लभ राय के गोवक प्रथम हुआ जिसको वीर की उपाधि नागभट्ट सेकंड ने दी। और दोस्तों ये जज्जक ऋषि था जिसकी पुत्री जाबाली थी। और इस जाबाली को गोद लिया था किसने? नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। और जाबाली की शादी गोवक प्रथम के साथ में की गई। और ये गोवक प्रथम वही है दोस्तों
जो नागभट्ट द्वितीय के साथ में बंगाल अभियान पर गया था, अर्थात जो कनौज को लेकर युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर शामिल होने गया था। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई है तो आगे चलते हैं और बात करते हैं गुवक के बाद के जो शासक हैं उनकी। तो दोस्तों कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, बस ये मेरी कहावत है, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों आपने गुवक प्रथम के बारे में पढ़ लिया, किसके बारे में? गुवक प्रथम के बारे में अच्छी तरह से पता कर लिया, पढ़ लिया। अब दोस्तों गुवक जो प्रथम है इसके पुत्र हुआ जिसका नाम है दोस्तों चंद्रराज द्वितीय। क्या नाम है? चंद्रराज द्वितीय है। और दोस्तों ये जो चंद्रराज द्वितीय है इसके पुत्र हुआ जिसका नाम भी गुवक द्वितीय रखा गया। क्या नाम रखा गया? गुवक द्वितीय रखा गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट शासकों की ही बात करेंगे। तो दोस्तों गुवक जो प्रथम है उसने नागभट्ट द्वितीय के समकालीन था और उसके पिता जो दुर्लभ राय है वो वत्स राज के समकालीन थे। और दोस्तों गुवक जो द्वितीय है इसने क्या किया? अपनी बहन जिसका नाम था कलावती, क्या नाम था? कलावती नाम था, और इस कलावती की शादी कनौज के शासक, कहाँ के शासक? कनौज के शासक राजा भोज से की थी। राजा भोज के साथ में की थी। और राजा भोज कौन था दोस्तों? तो राजा भोज है वही था जिसके समय जो यात्री आया था, जिसके समय दोस्तों राजा भोज है वो वही राजा भोज है, और जिसके समय जो उसके समकालीन या उसके शासन के अंदर जो अल्पसुदी यात्री है जो यात्रा पर आया था। अब दोस्तों इस गुवक द्वितीय ने अपनी बहन कलावती की शादी कनौज के शासक राजा भोज के साथ में की थी। और राजा भोज दोस्तों वही है जो कि अपने बोलते हैं मिहिर भोज। क्या बोलते हैं? मिहिर भोज प्रथम। सुलेमान आया था इसके समय यात्रा भारत की 851 ईस्वी के अंदर उसका वृतांत मिलता है। दोस्तों इसका ध्यान रखना, मिहिर भोज प्रथम के साथ में गुवक द्वितीय ने अपनी बहन, गुवक प्रथम ने अपनी बहन कलावती का विवाह मिहिर भोज प्रथम के साथ में किया था। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बस इसकी ज्यादा बात नहीं है, इतनी बात करेंगे दोस्तों। अब गुवक जो द्वितीय है उसके आगे के शासकों के बारे में दोस्तों थोड़ा सा पढ़ना है अपने। तो दोस्तों गुवक जो द्वितीय है इसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दोस्तों चंदनराज। क्या नाम था? चंदनराज था। और इस चंदनराज ने क्या किया कि इसने दोस्तों एक दिल्ली पर जो शासन हुआ करता था, किसका? तोमर वंश का। किसका शासन हुआ करता था? तोमर वंश का शासन हुआ करता था। तो इस दोस्तों शासन को चंदनराज ने क्या किया? दिल्ली के तोमर वंशीय शासकों को पराजित किया। और ये तोमर वंशीय शासक कौन था? तो दोस्तों रुद्रपाल था। रुद्रपाल था जिसको रुद्रेण भी कहा जाता है। और ये रुद्रपाल तोमर था दोस्तों। इस रुद्रपाल तोमर को पराजित किया इसने, चंदनराज ने। जब दोस्तों दिल्ली के किसी शासक को चंदनराज के द्वारा पराजित किया जाता है तो साधारण सी बात है कि नाम तो इसका प्रसिद्ध होगा। नाम प्रसिद्ध होगा तो दोस्तों इस चंदनराज की चंदन लगाने वाली इसको मिल गई, जिसका नाम क्या है दोस्तों? रुद्राणी। क्या नाम है? रुद्राणी। तो दोस्तों इसने शादी कर ली किसके साथ में? रुद्राणी के साथ में। रुद्राणी, और इसी रुद्राणी को कहा जाता था दोस्तों आत्म प्रभा। क्या कहा जाता था? आत्म प्रभा कहा जाता था। अब दोस्तों इसे आत्म प्रभा कहा जाता था। और इसकी क्या क्या विशेषता थी, अर्थात चंदनराज की जो रानी है उसकी क्या विशेषता थी? तो इसकी विशेषता पढ़ते हैं दोस्तों। अब जो चंदनराज की रानी है रुद्राणी या आत्म प्रभा दोस्तों, इसकी एक बात तो ये ध्यान में रखना है आपने कि ये
शिव की बहुत बड़ी भगत थी। किसकी भगत थी? तो ये शिव की भगत थी। और 2 नंबर दोस्तों, इसको काल सर्प नामक रोग था। काल सर्प नामक रोग था। काल सर्प नामक रोग था दोस्तों। और शिव की ये भगत थी बहुत बड़ी, और काल सर्प नामक दोस्तों ये रोग था इसके। अब इसकी और क्या विशेषता है दोस्तों? तो और ये विशेषता है इसकी कि इस आत्म प्रभा रानी के द्वारा, आत्म प्रभा रानी ने इस काल सर्प नामक रोग को दोस्तों मिटाने के लिए पुष्कर के अंदर, या जो पुष्कर झील है उस झील के अंदर दोस्तों अपने महादेव शिव के सामने, महादेव जो शिव भगवान हैं उसकी मूर्ति के सामने इस पुष्कर झील के अंदर दोस्तों प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। कितने? 1000 दीपक जलाया करती थी। कौन है? आत्म प्रभा। कौन है? तो आत्म प्रभा, जिसको दोस्तों कहते हैं रुद्राणी। क्या कहते हैं? रुद्राणी। किसकी पत्नी है ये? तो चंदनराज की है। दोस्तों शिव की भगत थी, काल सर्प नामक रोग था, और ये पुष्कर के अंदर अपने महादेव के समक्ष दोस्तों प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। उस रानी का नाम क्या है? आत्म प्रभा या रुद्राणी कहा जाता है। अब अपने पुष्कर झील की यहाँ पे बात हुई है, तो एक ये भी ध्यान रखना, इसमें दोस्तों इसी दिन से दीपदान की परंपरा है। दीपदान की परंपरा है, ये भी याद रखना, दीपदान की परंपरा है। और दोस्तों राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है इसको। कौन सा मेला है ये? रंगीन मेला। इसको राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है दोस्तों। और ये मेला जो पुष्कर झील का मेला है दोस्तों, ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है पुष्कर झील का मेला। और यहाँ पर दीपदान किया जाता है, और 52 घाट है। कितने घाट है? 52 घाट है। तो दोस्तों एक बात आपको ये भी इसके साथ में याद होनी चाहिए कि जो पुष्कर झील के बाद में कोलायत झील की बात करें तो उसमें भी 52 घाट है, और उसमें भी दोस्तों दीपदान की परंपरा है। और वहां पर भी मेला दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। ये आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं उस चंदनराज या आत्म प्रभा की कहानी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। दोस्तों अपने शॉर्टकट नहीं पढ़ेंगे कि वासुदेव पढ़ लिया और उसके बाद में सीधा ही चले गए अजय राज पर, सीधा ही अपने 1113 और 1133 अजय राज तक नहीं जाना है दोस्तों। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये जरूर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों हमें, अभी तभी अपने कुछ न कुछ कर पाएंगे। और रीट के अंदर ऐसे ही यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुए पिछली बार दोस्तों, तो ध्यान रखना। आप यहाँ पर आपने अभी पढ़ लिया चंदन राज के बारे में। किसके बारे में? चंदन राज के बारे में पढ़ लिया। अब दोस्तों चंदन राज के बाद में इसका पुत्र जिसका नाम है वाकपति राज, वाकपति राज दोस्तों शासक बना। हमने इसके बारे में कहीं अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन दोस्तों वाकपति राज को हर्ष शिलालेख में दोस्तों कहा गया है महान योद्धा। क्या कहा गया है इसको? महान योद्धा कहा गया है। और ये भी बताया गया है कि वाकपति राज ने प्रतिहारों के कई स्थानों को लूटा था। प्रतिहारों के कई भाग अपने क्षेत्र में मिला लिए थे। ये ध्यान रखना। तो दोस्तों इस महान योद्धा क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि 188 युद्ध किए थे इसने। कितने युद्ध किए थे? तो 188 युद्ध किए थे, इसलिए इसको दोस्तों महान योद्धा कहा गया है। कहां पर? तो हर्ष शिलालेख में। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और वाकपति राज दोस्तों प्रतिहारों के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जिनको इसने अपने
जो क्षेत्र है उसमें मिला लिया था। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब अपने आगे चलते हैं और बात करते हैं है इनकी एक एक दो दो लाइन दोस्तों, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। चंदन राज आ गया, चंदन राज के बाद में वाकपति राज आ गया, और वाकपति राज के दोस्तों सिंह राज हुआ। और ये सिंह राज है, ये चौहानों का शासक है। इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि इसने एक समय क्या हुआ कि दिल्ली के तोमर वंश प्लस में प्रतिहार वंश इन दोनों को दोस्तों दिल्ली के अंदर संयुक्त रूप से पराजित किया था। दिल्ली में संयुक्त रूप से क्या किया था, पराजित किया था। किसने? सिंह राज ने। सिंह का मतलब शेर होता है, और सिंह ने राज किया था कि दोस्तों दिल्ली के तोमर वंश और जो प्रतिहार वंश है उसको दोस्तों इसने दिल्ली में पराजित किया था। क्या किया था? पराजित किया था। इसने दिल्ली के अंदर उनको पराजित किया था। लेकिन ऐसा हुआ कि एक समय ऐसा आया कि इन दोनों जो इसके दुश्मन थे इन्होंने मिलकर एकता की और दोस्तों सिंहराज की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? सिंहराज की हत्या कर दी दोस्तों। लेकिन हमारी द्वारा ये तो बता दिया गया कि इसकी हत्या कर दी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी रहेगी कि दोस्तों जो हर्ष का मंदिर है, हर्ष का जो मंदिर है इसका निर्माण पूरा हुआ था। इसका निर्माण पूरा हुआ था किसके समय? सिंहराज के समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। हर्ष के मंदिर का निर्माण कार्य गुवक प्रथम ने शुरू करवाया था। गुवक प्रथम ने तो दोस्तों शुरू करवाया था, और इसका निर्माण पूरा किसके समय हुआ है? तो सिंहराज के समय इसका दोस्तों निर्माण क्या हुआ था? कंप्लीट हुआ था। अब एक बात ये भी ध्यान रखना कि हर्ष के मंदिर में जो प्रशस्ति लगी हुई है, जो शिलालेख लगा हुआ है दोस्तों, उस शिलालेख के अंदर जो हर्ष के मंदिर में प्रशस्ति लगी हुई है दोस्तों, उस हर्ष शिलालेख में हर्ष का जो शिलालेख है दोस्तों, इस शिलालेख में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो दोस्तों वासुदेव से लेकर दोस्तों आपको सिंहराज तक की जानकारी मिलेगी। वासुदेव से लेकर सिंहराज तक की संपूर्ण वंशावली मिलेगी। वंशावली आपको कहाँ मिलेगी? हर्ष के शिलालेख में दोस्तों मिलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और हर्ष मंदिर का निर्माण दोस्तों सिंहराज के समय है जो संपूर्ण हुआ था, ये भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब दोस्तों सिंहराज के बाद के शासकों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे, वो पढ़ते हैं दोस्तों। फिर अपने जल्दी आपके पढ़े हुए हैं उन पे आ जाएंगे, तो आपको बिल्कुल ही सरल लगेगा। ये वीडियो थोड़ी आपको कठिन लगेगी, क्योंकि जो नए नाम आए हैं दोस्तों उनकी वजह से जैसे ही अपने पढ़ना शुरू करेंगे, अजय राज हो गया, पृथ्वीराज चौहान हो गया, विग्रह राज हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन ये पढ़ना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पटवार के अंदर, नीट के अंदर, कांस्टेबल में यहीं से भी आ सकते हैं। तब दोस्तों बात करते हैं, आगे बात करते हैं। हमने अभी पढ़ा सिंहराज। क्या पढ़ा? सिंहराज। और सिंहराज के दोस्तों जो पुत्र हुआ उसका नाम दोस्तों था विग्रहराज। क्या नाम था? विग्रहराज। लेकिन ये विग्रहराज दोस्तों द्वितीय है। ये विग्रहराज द्वितीय है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो ये ध्यान रखना है कि इसका सांबर की गद्दी पर दोस्तों ये
कहते हैं कि 956 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था? 956 ईस्वी में ये सांबर की गद्दी पर बैठा। ये दोस्तों जानकारी मिलती है इसके बारे में। और क्या जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इस कहते हैं कि इस विग्रह राज द्वितीय के द्वारा जो अहिलवाड़ा है, अहिलवाड़ा का चालुक्य शासक, कौन सा शासक दोस्तों? अहिलवाड़ा का जो चालुक्य शासक है, जिसका नाम आता है मूलराज। क्या नाम आता है? मूलराज प्रथम। इस मूलराज प्रथम को दोस्तों पराजित किया था। किसने? तो दोस्तों इसको पराजित करने वाले थे विग्रहराज द्वितीय। कौन थे? विग्रहराज द्वितीय ने दोस्तों अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था। इसीलिए तो दोस्तों इस विग्रहराज द्वितीय को चौहानों के प्रारंभिक शासकों में सबसे शक्तिशाली व योग्य कहा गया है। इस चीज को दोस्तों पेपर में पूछा गया है कि चौहानों के प्रारंभिक शासकों में कौन सा शासक है दोस्तों जो सबसे शक्तिशाली व योग्य था? तो अपने दोस्तों ऑप्शन देखते हैं कौन सा? पृथ्वीराज तृतीय देखते हैं और वो ही एक नंबर पे अपने सेट बैठा हुआ वही कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना इसका आंसर विग्रहराज द्वितीय होगा। इसी को चौहानों के प्रारंभिक शासकों में सबसे शक्तिशाली व योग्य कहा गया है। और ये जानकारी दोस्तों आपको हर्ष शिलालेख में मिलती है। कहाँ मिलेगी? हर्ष के शिलालेख में ये जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब आगे बात करते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि हमें थोड़ा टफ कर रहे हैं, लेकिन टफ नहीं है दोस्तों, ये आपको बहुत काम आने वाली चीज है। दोस्तों विग्रहराज के बाद में अगर इसका भाई है वो शासक बना था, दुर्लभराज सेकंड है वो शासक बना था, लेकिन उनकी इतनी कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन अपने विग्रहराज के बाद में गोविंद तृतीय बना था। और गोविंद तृतीय के बाद में गोविंद तृतीय था ना दोस्तों, उसको गजनी के शासकों को रोकने वाला कहा गया है। गजनी के शासकों को भारतीय सीमा या उत्तरी भारत में जो रोकने वाला शासक गोविंद तृतीय को कहा गया है। विग्रहराज द्वितीय के बाद में दुर्लभराज द्वितीय हो गया। दुर्लभराज द्वितीय के बाद में दोस्तों गोविंद तृतीय हो गया। लेकिन गोविंद तृतीय के बाद में दोस्तों जो अपने बात करेंगे कि वाकपति राज द्वितीय, उसका जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि वाकपति राज प्रथम तो पढ़ लिया, ये है दोस्तों द्वितीय। इसके बारे में इतना याद रखना है कि इसका एक था पुत्र और उस पुत्र का नाम था लक्ष्मण। क्या नाम था? लक्ष्मण चौहान। और इस लक्ष्मण चौहान ने 950 ईस्वी के लगभग दोस्तों आपको ये याद रखना है, देखिए कि वाकपति राज द्वितीय और इसका एक पुत्र था जिसका नाम आता है लक्ष्मण। और लक्ष्मण ने दोस्तों नाडोल शाखा की स्थापना की थी। नाडोल शाखा है चौहानों की, उसकी स्थापना किसने की थी? तो लक्ष्मण के द्वारा है दोस्तों नाडोल शाखा की स्थापना की गई थी। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब देखो वे के बाद में वे वा इंपोर्टेंट हो गया। विग्रहराज द्वितीय है जो प्रथम प्रारंभिक शासकों में शक्तिशाली और योग्य शासक है। और वाकपति राज द्वितीय है दोस्तों, इसका पुत्र था लक्ष्मण जिसने नाडोल शाखा का प्रारंभ किया था चौहानों की। और दोस्तों उसके बाद की अगर बात करें तो एक शासक हुआ जिसका नाम है वीर्यराज। क्या नाम है? वीर्यराज। और इस वीर्यराज ने दोस्तों 1024 ईस्वी के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
चौहानों के अंदर एक शासक हुआ है जिसका नाम क्या है, वीर्यराज है। और इसने 1024 में दोस्तों महमूद गजनवी, किसके साथ में, महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था, क्योंकि महमूद गजनवी ने चौहानों पर अजमेर साम्राज्य पर आक्रमण किया 1024 में दोस्तों। तब इस वीर्यराज ने इसके साथ में युद्ध किया और महमूद गजनवी है दोस्तों वो घायल हो गया, और घायल होकर किधर भाग गया, अनहिलवाड़ा की तरफ भाग गया था दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए कि वीर्यराज के समय महमूद गजनवी ने युद्ध किया था 1024 में चौहानों पर आक्रमण किया था। उस समय महमूद गजनवी दोस्तों घायल हो गया, और घायल होकर किधर भाग गया, अनहिलवाड़ा की तरफ भाग गया था। तो यहाँ तक आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा दोस्तों। अब अपने नेक्स्ट इस वीर्यराज के बाद की एक शासक है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों इस वीर्यराज के बाद में एक शासक हुआ जिसका नाम आता है पृथ्वीराज प्रथम। क्या नाम आता है, पृथ्वीराज प्रथम नाम आता है दोस्तों। और इस पृथ्वीराज प्रथम ने सबसे पहले, जो पृथ्वीराज प्रथम है, इसने दोस्तों इस प्रतिहार वंश के लिए जो साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की थी। जो पृथ्वीराज प्रथम है इसने जो प्रतिहारों का साम्राज्य है उसका विस्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों प्रतिहारों का मुख्य रूप से देखें, अपने इस बात करें कि मुख्य रूप से इसका विस्तार है वो इनके बाद के जो शासक है दोस्तों उनके द्वारा ही विस्तार किया गया था। तो ये दोस्तों पृथ्वीराज जो प्रथम है इसके संदर्भ में हमें जो जानकारी मिलती है वो रेवासा सीकर से मिलती है। और रेवासा सीकर के अंदर दोस्तों किस माता का मंदिर है, जीण माता का। और इसी जीण माता के मंदिर में एक शिलालेख लगा हुआ है, और उस शिलालेख में दोस्तों पृथ्वीराज प्रथम की जानकारी मिलती है। कहीं पृथ्वीराज तृतीय न आ जाए, इसका ध्यान रखना। तो पृथ्वीराज प्रथम की जानकारी दोस्तों जीण माता के मंदिर में मिलती है। और इसे ने दोस्तों जो पृथ्वीराज प्रथम है इसने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की थी। अब दोस्तों इसे पृथ्वीराज के एक पुत्र हुआ, और ये भी ध्यान रखना ये जानकारी दोस्तों 1105 ईस्वी की है। अब दोस्तों इसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम है अजयराज चौहान। क्या नाम है, अजयराज चौहान। ये अब दोस्तों अजयराज चौहान है, इसका समय 1113 से 1133 ईस्वी है। ये दोस्तों चौहानों के अंदर जो नींव रखने वाला है, जिसके द्वारा चौहानों की जो वंशावली है जो सही वास्तविक रूप से आगे बढ़ने और यहाँ से इसका जो सही कार्यक्रम अपने पढ़ते हैं वो शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो अपने पढ़ा है वहां तक दोस्तों जो जितना आज हमने पढ़ लिया उसको आज आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और उसके बाद में हम दोस्तों कल की वीडियो में अजयराज चौहान के बारे में, गढ़बिटली दुर्ग पर जो अजयराज दुर्ग व अजय मेरु दुर्ग बनवाया था उसके बारे में, और उसकी पत्नी सोमलेखा के बारे में, और उसके इनके सिक्कों के बारे में, जो इन्होंने सिक्के चलाए थे दोस्तों उनके बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो कमेंट, लाइक और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और बेहतरीन करने की कोशिश करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।